नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, आज के आंसर राइटिंग सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज आपके लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आए हैं। सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या होता है क्रायोस्फीयर, आप ये बताएं। क्या सिग्निफिकेंस है क्रायोस्फीयर का, ये भी बताएं। क्या इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का क्रायोस्फीयर पर, ये भी बताएं। और क्या पॉसिबल कंसिक्वेंसेज है यदि क्रायोस्फीयर डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये भी बताएं। तो ये काफ़ी बड़ा सवाल है, 15 मार्कर है, तो बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, आप कोई भी मिस नहीं कर सकते। तो अच्छे से आंसर लिखिए। एंड आपके पास 10 मिनट हैं एज यूजुअल। तो उम्मीद करता हूँ आप एक अच्छा आंसर लिखेंगे और 10 मिनट के बाद हम मिलते हैं, जहाँ पे मैं आपको एक मॉडल आंसर भी दिखाने वाला हूँ।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एक अच्छा सा आंसर लिखा होगा। तो इस सवाल को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो पहला पार्ट है इसमें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रायोस्फीयर, यानी इंट्रोडक्शन में आपको सिंपली क्रायोस्फीयर डिफाइन कर देना है। क्या सिग्निफिकेंस है क्रायोस्फीयर का ये बताएं, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन क्रायोस्फीयर क्या हो रहा है ये बताएं, और पॉसिबल कंसिक्वेंसेज ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन क्या हो सकता है ये आपको लिखना है। तो यही है जो कि आपको चारों को चारों पॉइंट आपको एड्रेस करने हैं। ये मैं लिख के भी ले आया हूँ आपके लिए, मेरे हैंड रिटन फॉर्म में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आंसर से काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले क्रायोस्फीयर क्या होता है। तो आईपीसीसी स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन एंड क्रायोस्फीयर कहती है क्रायोस्फीयर और कुछ नहीं है, फ्रोजन कंपोनेंट ऑफ द अर्थ सिस्टम है, और ये हाईली सेंसिटिव टू क्लाइमेट चेंज है। ये सीसी मैंने लिखा है, मतलब समझ लीजिएगा क्लाइमेट चेंज। तो क्रायोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट होता है, फ्रोजन रिवर्स एंड लेक्स होते हैं, ग्लेशियर्स होता है, आइस शेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल आइस शीट होता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है आइस शीट आइस शेल्फ क्या होता है, तो ये देख लीजिए। मान लेते हैं अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में ये ज़मीन है, दिस इज बेडरॉक। बेडरॉक के ऊपर जो बर्फ़ है इसको क्या कहेंगे, आइस शीट कहेंगे। इसके सिवा आइस शीट को जो फ्लो करके समुद्र के ऊपर एक लेयर बना के बैठी है, इसको क्या कहेंगे, आइस शेल्फ कहेंगे। और ओशन में जब ये पिघल पिघल के जाएगी तो इसको क्या कहेंगे, आइसबर्ग्स कहेंगे। तो आइस शेल्फ का विखंडित टूटा हुआ ये पत्थर, बर्ग मतलब पहाड़, तो उस प्रकार के बर्फ का पहाड़ है जो कि पानी में फ्लोट कर रहा है। तो ये भी आपको समझ आ गया। तो अब देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है क्रायोस्फीयर का। तो देखिए सबसे पहले क्रायोस्फीयर इंपॉर्टेंट है हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ को मेंटेन करने के लिए। क्रायोस्फीयर अगर आप देखें तो ग्लोबल कूलिंग के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कूलिंग करवाता है। इसकी जो सोलर इंसोलेशन आ रही है 80% ये रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हाई एल्बिडो है इसका, रिफ्लेक्टिविटी बहुत हाई है। ग्लोबल कार्बन भी अगर आप देखें तो परमाफ्रॉस्ट में ऑर्गेनिक कार्बन अगर आप देखें तो जमा हो रहा है। जब ये परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब रिलीज होने वाला है। तो ग्लोबल कार्बन का ये सिंक भी है। यूनिक बायोडाइवर्सिटी है, पेंगुइन, पोलर बेयर जैसे कई आप देखें तो क्रायोस्फीयर में ही रहते हैं। वैसे ही पहाड़ वाले, ग्लेशियर वाले क्रायोस्फीयर में जाएंगे तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के जीव देखने मिलते हैं। पैलियो क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पास्ट में क्लाइमेट कैसा रहा होगा, तो हम अंटार्कटिका जाते हैं या पोलर रीजन में जाते हैं और आइस कोर की स्टडी करते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे एक पतला सा ट्यूब ड्रिल करते हैं और नीचे से बर्फ का सैंपल निकालते हैं, और उसमें जो ट्रैप्ड एयर बबल होता है ना, उसको हम आइसोलेट करके उसके जो कंपोजिशन है उसको स्टडी करते हैं। और उससे हमको पता चलता है, क्योंकि ये आइस कोर कितना पुराना है, कितने मिलियन ईयर्स पुराना ये आइस है, और उसमें जो बबल ट्रैप्ड है उसका क्या कंस्टिट्यूएंट मिक्सचर है, तो उससे हम पता चल जाता है कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन वैसा ही रहा होगा। तो ये क्या है, पैलियो क्लाइमेट को स्टडी करने में मददगार है। नेचुरल रिजर्वायर है, मीथेन गैस हाइड्रेट्स हैं। इसी प्रकार के क्रायोस्फीयर में अगर आप परमाफ्रॉस्ट रीजन की बात करें तो ये कार्बन सिंक है। वाटर सोर्स है पेरेनियल रिवर्स का, क्योंकि हम ग्लेशियर्स की भी बात कर रहे हैं। तो आपको जैसा मैंने बताया क्रायोस्फीयर में वो भी इंक्लूड होता है, फ्रोजन रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स। तो ये पेरेनियल रिवर्स के लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के लिए पानी का सोर्स है। अब आता है सेकंड, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्या क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हुआ है क्रायोस्फीयर पर। देखिए सबसे पहले तो क्या हुआ है, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आइस शीट, आइस शेल्फ पिघल रहे हैं, एल्बिडो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी सोलर इंसोलेशन जो पहले रिफ्लेक्ट हो रही थी अब कम रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और इस वजह से ये फीडबैक लूप की तरह से चलता जा रहा है। दूसरा, अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज से हैबिटेट ऑल्टरेशन हो रहा है। पहाड़ों की बात करें तो जो स्नो लाइन है, मान लेते हैं पहले अगर आप देखें तो 3 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से बर्फ शुरू हो जाती थी, अब ये ऊपर चढ़ के 4 किलोमीटर चढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अर्थ वार्म हो रही है, तो अब और 4.5 डिग्री 5 डिग्री से टेम्परेचर कम करना पड़ता है परमानेंट बर्फ बनने के लिए, स्नो के बनने के लिए। तो स्नो लाइन अगर आप देखोगे तो ऊपर जाता जा रहा है, अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगर स्नो लाइन ऊपर जाएगा तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ इकोसिस्टम है, हैबिटेट है, जानवरों का भी और साथ साथ पौधों का भी, वो भी ऑल्टर हो रहा है। तो पूरा का पूरा हैबिटेट इसके साथ ऑल्टर हो रहा है। आइस शेल्फ्स पिघल रहे हैं, आपको मालूम ही है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो आइस शेल्फ है, ये बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। स्पेशली अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो लार्सन आइस शेल्फ किस प्रकार से पिघल के निकला है हम सबको मालूम है, एक बहुत बड़ी समस्या है।
वैसे ही आप देखें तो हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न भी बदल रहा है। तो हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न अगर आप देखें तो रिवर रिजीम बदल रही है, क्योंकि जो पेरेनियल नदी है वो ग्लेशियर्स पर निर्भर करती हैं। ग्लेशियर अब ज्यादा पिघलेंगी तो नदियों से जो पानी निकल रहा है वो भी किस महीने में पानी ज्यादा है किस महीने में कम है, वो रिवर रिजीम कहलाता है, वो भी बदल जाएगा। साथ ही साथ आप अगर देखें तो आइस शीट्स क्लाइमेट चेंज की वजह से डार्कन हो रहे हैं, क्योंकि उन पे सूट डिपॉजिट कर रहा है। जैसे जैसे सूट डिपॉजिट होता जा रहा है वो कम सोलर रेज को रिफ्लेक्ट कर पाएंगी, तो एल्बिडो डिक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब चौथा पार्ट है सवाल का, आखिरी पार्ट है, अगर क्रायोस्फीयर डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा। सीधी बात है ना, सबसे पहले तो सी लेवल राइज हो जाएगी, हैबिटेट लॉस होगा, पेंगुइन जैसे कई जानवर हैं, पहाड़ों में रहने वाले कई आप देखें तो जीव हैं, वो सब कहाँ जाएंगे, हैबिटेट लॉस हो जाएगा। वैसे ही जो बायोटा है वो पोलवर्ड्स माइग्रेट करने लगेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो आइसोथर्म है जो कि सेम टेम्परेचर के लाइंस को जोड़ता है, तो वो अगर आप देखोगे तो अर्थ वार्म हो जाएगी, तो सारे 15 डिग्री आइसोथर्म मान लो पहले यहां पे था, तो वो 15 डिग्री में जो जीव रहा करते थे उनको यहाँ पे रहने मिलता था, लेकिन अब 15 डिग्री आइसोथर्म ही यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इन जीवों को भी पोलवर्ड माइग्रेट करना पड़ेगा। माउंटेनस रीजन्स में वैसे ही जो जीव रहते हैं वो जिस टेम्परेचर में रहते थे वो टेम्परेचर अब इनको ऊपर मिलने लगेगा, तो ये पूरा का पूरा बायोटा पहाड़ों के ऊंचाई के तरफ जाना शुरू कर देगा। वाटर स्कैरसिटी होगी, पेरेनियल नदियां जो हैं जो कि ग्लेशियर्स पर निर्भर करती हैं वो ड्राई होने लगेंगी, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ जाएंगे, ओशन वार्म होने लगेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और बढ़ेंगे, मॉनसून तक फेलियर हो सकता है, ओशन एसिडिफिकेशन होने लगेगा, आइस शीट मेल्ट हो रही है, उससे आप देखो तो वाटर वॉल्यूम बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन अब पानी ज्यादा कर पाएगी, क्योंकि देखिए जैसे बर्फ पिघल रही है वो पानी बन रही है, पानी की वॉल्यूम ज्यादा होगी तो CO2 एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो इससे अगर आप देखें और एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी CO2 बढ़ रहा है, तो CO2 और पानी में ज्यादा जाएगा तो ओशन भी एसिडिक होने लगेगा। इसके सिवा आप देखें थर्मोहलाइन करेंट्स, ओशन करेंट्स, ये सब ऑल्टर होने लगेंगे, साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ेंगे। अब रिवर रिजीम बदल रही है, ब्रह्मपुत्रा में कब पानी है, गंगा में कब पानी है, वो बदल रहा है, तो वाटर शेयरिंग काफी इशू बढ़ने लगेगा इंडिया बांग्लादेश जैसे देशों में। वैसे ही आप देखिए स्मॉल आइलैंड स्टेट्स है ना, बहुत सारे आप देखिए फिपिक नेशंस जिनको कहते हैं, तो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं, छोटे छोटे देश हैं, किरीबाती जैसे कई छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, कोरल्स पे बसे हुए हैं, जैसे ही सी लेवल राइज होगी वो पूरा का पूरा देश डूब जाएगा। मॉलडीव्स ऑलरेडी इंडिया को कह रहा है हमें जमीन दे देना कहीं पे अगर मॉलडीव्स डूब गया तो इस प्रकार के स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं वो काफी जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी उस वजह से रेज होगी। तो यही था दोस्तों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपके पास कंटेंट रेडी है तो इस प्रकार से आपको चारों पार्ट एड्रेस करने थे। अगर आप चारों पार्ट अच्छे से एड्रेस करते तो आप 15 में खुद को 9 मार्क्स तक दे सकते थे, अगर डायग्राम के साथ आप अच्छे से ये आंसर लिख रहे हैं तो। और फाइनली आपको कंक्लूड करना था कि कुछ कंक्लूजन आपका फ्यूचरिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए था कि क्रायोस्फीयर के लिए दुनिया किस तरीके से काम कर रही है, IPCC के अंतर्गत जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके अंतर्गत हम कैसे दुनिया कहीं ना कहीं अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाह रही है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो इस वजह से क्रायोस्फीयर को भी हम बचाने में इसी प्रकार से हमें और फर्दर इंप्रूवमेंट करना है तो और बेहतर काम करेंगे। तो क्रायोस्फीयर हमें कंजर्व करना बहुत आवश्यक है इंसानियत को बचाने के लिए। तो इस प्रकार से आप एक अच्छा ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन करके आंसर आपको ये लिखना चाहिए था। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं, जहां से आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके सिवा सुपर कोचिंग आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है UPSC CSC के लिए। 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत 29,999 है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है क्योंकि 29,999 में आपको GS कोर्स मिलेंगे, ऑप्शनल कोर्स मिलेंगे, सब्जेक्ट कोर्स मिलेगा, CSAT के कोर्सेज मिलेंगे, डेली लाइव क्लास मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, सुपर टीचर्स का कोर्स मिलेगा, केवल 29,999 में जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा 3:30 बजे मुझसे जरूर जुड़ें मेरे मास्टर क्लास में भी, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।